हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को इंडिया की सबसे उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आरुषि हेमराज मर्डर की, जिसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। जिसमें बहुत से पुलिस वाले सीबीआई की दो टीम इन्वेस्टिगेशन करके चली गई, पर आज सालों बाद भी पता नहीं लग पाया कि उन दोनों का कातिल आखिर कौन था और उसने ये कत्ल क्यों किया। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। आरुषि हेमराज हत्याकांड नोएडा के सेक्टर 25 में जलवायु विहार में मकान नंबर L32 में हुआ था। ये घर डॉक्टर राजेश तलवार और नूपुर तलवार का था। राजेश तलवार एक डेंटिस्ट थे जो अपना पर्सनल क्लिनिक चलाते थे और क्लिनिक के साथ साथ फोर्टिस हॉस्पिटल में काम भी करते थे। आरुषि तलवार नूपुर और राजेश की इकलौती औलाद थी। आरुषि की उम्र हत्या के समय करीब 14 साल थी और इन सब के अलावा उस घर में एक नौकर भी था जिसका नाम था हेमराज। हेमराज नेपाल का रहने वाला था और घर में राजेश तलवार और नूपुर तलवार के जो रूम था उसी के पास बिल्कुल बगल में आरुषि का भी रूम था और घर के बाहर की तरफ उनके नौकर हेमराज का कमरा था। हर रोज़ की तरह वो दिन भी बाकी दिनों की तरह वैसा ही था। बात है 15 मई 2008 की, यानी कि हत्याकांड से एक दिन पहले की। हर रोज़ की तरह आरुषि जल्दी उठकर स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। हेमराज खाना बना रहा था और आरुषि की माँ नूपुर तलवार आरुषि को स्कूल के लिए तैयार करने लगी। आज आरुषि स्कूल जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि कल के बाद स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां पड़ने वाली थी। यही रीज़न था कि आरुषि का बर्थडे वैसे तो 24 मई को आता है था, पर आरुषि ने 16 मई यानी कि छुट्टियां पड़ने से एक दिन पहले ही अपना बर्थडे दोस्तों के साथ मनाने का फैसला किया। उसके बाद आरुषि स्कूल चली जाती है और उसके माँ बाप अपने अपने काम पर चले जाते हैं और रात को 9:15 बजे सब घर पे एक साथ डिनर करने बैठ गए थे। खाना खाने के बाद आरुषि अपने कमरे में चली गई और राजेश तलवार और नूपुर तलवार भी अपने रूम में चले गए और वहीं हेमराज किचन में बर्तन धोने लग गया। कुछ देर बाद ही आरुषि के माँ बाप आरुषि के रूम में आते हैं और अगले दिन आरुषि की जो बर्थडे पार्टी होने वाली थी उसकी प्लानिंग करने लगते हैं। और प्लानिंग करने के बाद राजेश तलवार ने आरुषि को बर्थडे गिफ्ट के तौर पे एक कैमरा गिफ्ट किया। गिफ्ट मिलने के बाद आरुषि बहुत खुश थी और उसने आपस में बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की थी। सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार उसने लास्ट फ़ोटो 10:10 पर क्लिक की थी और फ़ोटोज़ लेने के बाद राजेश और नूपुर अपने रूम में चले गए। फिर रात 11 बजे राजेश तलवार अपने रूम में लैपटॉप पर काम कर रहे थे और उन्होंने नूपुर को कहा कि वाईफाई का राउटर ऑन कर दे। वाईफाई का राउटर आरुषि के रूम में लगा हुआ था और नूपुर आरुषि के रूम में चुपचाप चली जाती है और वाईफाई को ऑन करके वापस आ गई थी। इस समय आरुषि अपने रूम में एक नोवेल पढ़ रही थी जिसका नाम था द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अनुसार राजेश तलवार ने लास्ट टाइम लैपटॉप में अपने काम के लिए इंटरनेट रात 12:08 पर यूज किया था और उसके बाद वो भी सो गया। उसके बाद उस 15 मई की रात 12 बजे से 6 बजे के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए, जिस रात की वजह से पुलिस और सीबीआई की काबिलियत पर भी सवाल उठाए गए। ये रात एक मिस्ट्री नाइट बन गई। फिर अगले दिन 16 मई 2008 को सुबह 6 बजे घर की नौकरानी भारती मंडल सफाई के लिए पहुंची और उसने एक बार डोरबेल बजाई तो किसी ने भी गेट नहीं खोला। दूसरी बार बजाई फिर भी किसी ने गेट नहीं खोला। जब तीसरी बार बजाई तो आरुषि की मां नूपुर ने गेट खोला। ये बात आज अजीब थी क्योंकि भारती इस घर में पिछले 5-6 दिन से काम पर आ रही थी और गेट हमेशा पहली बेल पर खोल दिया जाता था और गेट को हमेशा उनका नौकर हेमराज खोलता था। पर आज वैसे भी इस घर में 3 गेट लगे हुए थे अंदर जाने के लिए और पहले और दूसरे गेट के बीच में हेमराज के रूम का दरवाज़ा भी आता था। बेल बजाने पर नूपुर ने अंदर की तरफ से पहला गेट खोला था, जबकि भारती अभी भी तीसरे गेट पर यानी कि सबसे घर के बिल्कुल बाहर खड़ी थी।
फिर नूपुर ने दूसरा गेट खोलने की कोशिश की तो देखा कि वो गेट बाहर से बंद था। नूपुर ने भारती से हेमराज के बारे में पूछा तो भारती ने मना कर दिया कि उसने हेमराज को कहीं नहीं देखा। नूपुर ने सोचा कि हेमराज दूध लेने गया होगा, इसलिए गेट बाहर से बंद कर दिया। तो उसने भारती को 5 मिनट वेट करने के लिए बोला। इस पर भारती बोलती है कि मुझे और भी घरों में सफाई के लिए जाना है और आप एक्स्ट्रा चाबी बालकनी से नीचे फेंक दो, मैं गेट खोलकर अंदर आ जाऊंगी। नूपुर चाबी बालकनी से देते समय हेमराज को कॉल करती है तो उसके फ़ोन पर बेल जाती है और उसका फ़ोन किसी ने उठाया भी था और 2 सेकंड बाद काट कर फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया। वो फ़ोन आज तक कभी किसी को नहीं मिला। उसके बाद नूपुर चाबी नीचे फेंकती है, भारती दरवाज़ा खोल कर अंदर आती है। जब भारती दूसरे गेट के पास पहुंची तो उसने देखा कि चाबी की तो ज़रूरत ही नहीं थी, बाहर से तो सिर्फ कुंडी लगी हुई थी। जब भारती मंडल गेट खोल कर अंदर आती है तब तक राजेश तलवार भी सोकर उठ चुके थे और सोकर उठकर वो बाहर लिविंग रूम में आते हैं और देखते हैं कि डाइनिंग टेबल पर दारू की बोतल रखी हुई थी जिस पर खून के निशान भी थे। राजेश ने ये देखकर घबरा कर नूपुर से इस बारे में पूछा तो नूपुर भी घबरा गई और उसने जल्दी से जल्दी राजेश को आरुषि का रूम चेक करने के लिए बोला। आरुषि के रूम का गेट ऐसा था कि अगर वो बंद कर दिया जाए तो बाहर से तो सिर्फ चाबी से ही खोला जा सकता था और नूपुर इस रूम की चाबी हमेशा अपने सिरहाने रखती थी। पर आज दारू की बोतल देखकर जैसे ही राजेश आरुषि के रूम की तरफ जाता है तो देखता है कि रूम का गेट तो खुला पड़ा है। जैसे ही वो रूम के अंदर घुसे तो अंदर का खौफनाक मंजर देखकर उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। इतने में नूपुर भी वहाँ पहुँची और वो भी उस दृश्य को देखकर यकीन नहीं कर पाई कि ये सब क्या हो गया और उनकी चीख पुकार सुनकर भारती भी आरुषि के रूम की तरफ बढ़ती है तो नूपुर आरुषि के बेड की तरफ इशारा करके कहती है कि ये देखो हेमराज क्या करके भाग गया। और आरुषि के बेड पर आरुषि खून से लथपथ मरी पड़ी थी। उसके सर पर किसी भारी चीज़ से मारा गया था और गला काट दिया गया था। इसके बाद भारती ने राजेश तलवार से पड़ोसियों को इन्फॉर्म करने की परमिशन मांगी तो राजेश ने परमिशन दे दी और शायद इस केस की यही सबसे बड़ी गलती थी या फिर किसी की सबूत मिटाने की साजिश, किसको पता। उसके बाद भारती ने सभी पड़ोसियों को क्राइम सीन पर इकट्ठा कर लिया और सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने देखा कि लगभग 15 लोग लिविंग रूम में खड़े हैं, 6-7 राजेश और नूपुर के रूम में हैं और आरुषि के रूम में कोई नहीं था। पर जिस क्राइम सीन पर पुलिस को कुछ सबूत मिल सकते थे उस क्राइम सीन की तो लोगों ने धज्जियां उड़ा दी थी और फिंगरप्रिंट बाकी सबूत मिट गए थे। पुलिस के आते ही राजेश तलवार ने बोला कि हेमराज आरुषि का खून करके भाग गया है, उसे जल्दी से जल्दी पकड़ो। और राजेश ने पुलिस वालों को ये भी बोला कि हेमराज को पकड़ने पर मैं तुम्हें इनाम भी दूंगा। फिर पुलिस ने भी मान लिया कि शराब के नशे में हेमराज ने आरुषि के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और जब आरुषि ने इस चीज़ का विरोध किया तो हेमराज उसका मर्डर करके भाग गया। इस थ्योरी पर पुलिस ने केस बनाया और हेमराज पर 20,000 का इनाम रख दिया। पुलिस की एक टीम नेपाल के लिए निकल गई। इधर पुलिस ने क्राइम सीन से आरुषि के कपड़े, बेडशीट फोरेंसिक को भेज दिए। वहीं पुलिस ने वहाँ इन्वेस्टिगेशन करते हुए देखा कि छत की ओर जाती हुई सीढ़ियों पर भी खून के निशान हैं। जब पुलिस ऊपर की ओर गई तो देखा कि छत का जो गेट है वो बंद है। पुलिस ने राजेश तलवार से उसकी चाबी मांगी। फिर काफ़ी देर तक राजेश अपने रूम में उसकी चाबी ढूंढने लगा तो पुलिस वालों ने दोबारा उससे चाबी मांगी तो राजेश पुलिस वालों के ऊपर भड़क गया और बोले कि खूनी हेमराज को नेपाल में बैठा है और तुम लोग छत पर जाने में टाइम पास कर रहे हो। सीबीआई रिपोर्ट्स के अनुसार जब पुलिस वाले से पूछा गया कि तुम पहले छत पर क्यों नहीं गए तो उसने बोला कि वहाँ बहुत गर्मी थी, इसलिए मैं गेट की चाबी आने तक बिना इंतज़ार किए नीचे आ गया। 17 मई 2008 मतलब आरुषि हत्याकांड के अगले दिन राजेश और नूपुर आरुषि की अस्थियां लेकर हरिद्वार चले गए और पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। वहीं एक रिटायर्ड ऑफिसर के गौतम वहीं क्राइम सीन पर किसी की रिक्वेस्ट पर आए थे। उन्होंने सीढ़ियों पर पड़े खून के निशान को सीरियसली लिया और चाबी न मिलने पर छत के गेट का दरवाज़ा तोड़ दिया। और 10:30 बजे के करीब जब पुलिस वाले छत पर पहुंचे और उन्होंने वहां पहुंचकर जो देखा उसे देखकर पुलिस वालों के होश उड़ गए। यहाँ हेमराज की लाश पड़ी हुई थी। इसको भी सेम वैसे ही मारा गया था जैसे आरुषि को मारा गया था।
पुलिस ने हेमराज की लाश को पहचानने के लिए राजेश और नुपुर को हरिद्वार से वापस बुलाया तो राजेश ने हेमराज को पहचानने से मना कर दिया, लेकिन जब नुपुर तलवार से पूछा गया तो उसने हेमराज को पहचान लिया। यहाँ मैं आप लोगों को एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। यही सीढ़ियों की जो दीवार थी, छत की दीवार थी, उसके ऊपर खून से सना हुआ एक हाथ छपा हुआ था और ये इस केस का मोस्ट इम्पोर्टेंट एविडेंस हो सकता था अगर पुलिस इस हाथ को सबूत के तौर पर सीरियसली लिया होता। शायद ये केस तभी सोल्व हो जाता। खैर, पुलिस का पूरा शक राजेश और नुपुर पर आ गया था, लेकिन ये बात किसी को हजम नहीं हुई क्योंकि आरुषि राजेश और नुपुर की इकलौती औलाद थी जो लाख कोशिशों के बाद ईवीएफ की मदद से हुई थी। तो कोई अपनी औलाद को ऐसे कैसे मार सकता है? इसलिए पुलिस की दूसरी टीम हेमराज के दोस्तों की इन्वेस्टिगेशन करने लगी। सबसे पहले पुलिस ने हेमराज के दोस्त विष्णु शर्मा से पूछताछ की क्योंकि विष्णु शर्मा ही हेमराज के से पहले राजेश और नुपुर के घर में काम करता था। वो छुट्टी पर गया था तो उसने कुछ दिन के लिए अपनी जगह हेमराज को काम पर लगा दिया। पर जब विष्णु वापस आया तो राजेश और नुपुर ने कहा कि अब हम लोग हेमराज को ही रखेंगे, तुम अपने लिए कहीं और नौकरी देख लो। इसलिए पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि इसका बदला लेने के लिए जब विष्णु हेमराज को मार रहा था तो आरुषि ने देख लिया होगा और उसके बाद विष्णु ने आरुषि को भी मार दिया। लेकिन पुलिस की यह थ्योरी भी गलत निकली क्योंकि हत्या के समय विष्णु नेपाल में मौजूद था। अब तो राजेश और नुपुर पर जो शक था वो और ज़्यादा गहरा हो गया। दूसरी बात जो पुलिस के दिमाग में घूम रही थी वो ये थी कि सोसाइटी के गार्ड ने दावा किया कि 15 और 16 मई की रात को L32 से ना तो कोई बाहर आया था ना ही कोई अंदर गया था। बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने 23 मई 2008 को राजेश तलवार को अरेस्ट कर लिया। उसके बाद पुलिस ने कुछ ऐसा बोला कि पूरी दुनिया राजेश और नुपुर के खिलाफ हो गई। उन्होंने बताया कि राजेश तलवार का उनके क्लिनिक में किसी के साथ अफेयर था। उसका पता आरुषि को लग गया और सट्रेस में आकर आरुषि ने हेमराज से ऐसी बातें करना शुरू कर दी कि वो दोनों नाजायज संबंध में आ गए। और 15 और 16 मई की रात को जब राजेश तलवार पानी पीने के लिए उठे तो उसने देखा कि आरुषि के रूम का दरवाज़ा खुला है। अंदर जाके देखा तो वो दोनों आपत्तिजनक हालत में हैं। फिर राजेश हेमराज को मारते मारते ऊपर छत पर ले गया और उसे जान से मार दिया। नीचे आकर बहुत ज़्यादा शराब पी और फिर आरुषि को भी जान से मार दिया। लेकिन इस बात से इतनी छोटी बच्ची के कैरेक्टर पर उंगली उठाई जा रही थी। इस बात का लोगों ने जमकर पुलिस का विरोध किया और पुलिस ने प्रेशर में आकर अपना बयान बदल दिया और बताया कि आरुषि को अपने पिता के अफेयर का पता चल गया था, वो उन्हें ब्लैकमेल करने लगी, इसलिए राजेश ने अपनी बेटी की हत्या कर दी और इस कांड को हेमराज ने देख लिया, इसलिए राजेश ने हेमराज को भी मार दिया। लेकिन उसके बाद 2 सीबीआई की टीम इस केस में इन्वॉल्व होती हैं। तो पहली टीम ने ये बयान दिया कि मर्डर कृष्णा ने किया है। कृष्णा भी नेपाल का ही था और उनके नौकर हेमराज का दोस्त भी था। राजेश तलवार के क्लिनिक में कृष्णा काम करता था। आरुषि के मर्डर से 2 दिन पहले ही कृष्णा से क्लिनिक में कोई गलती हो गई थी, जिस पे राजेश तलवार ने उसको सबके सामने धमकाया था, जिस पर विष्णु ने इसका बदला लेने की बात बोली थी और ऐसा बोलते हुए सुना था राजेश के ड्राइवर उमेश ने। लेकिन सीबीआई टीम की ये थ्योरी भी गलत साबित हुई क्योंकि कृष्णा जिस घर में रहता था उस घर के मालिक ने बताया कि कृष्णा तो सारी रात उनके साथ ही था। फिर ये केस दूसरी सीबीआई टीम के हाथ में चला गया तो दूसरी टीम ने ये क्लेम किया कि नौकरों का आरुषि के खून से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का कट आरुषि और हेमराज के गले पर लगा था उससे तो यही लगता है कि यह कट किसी प्रोफेशनल ने सर्जिकल ब्लेड से किया होगा। लेकिन दूसरी सीबीआई टीम को भी राजेश और नुपुर के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला, इसलिए उन्होंने इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया और इसकी बंद करने की अपील कोर्ट में दे दी। ये केस इंडिया का मोस्ट मिस्टीरियस केस माना जाता है क्योंकि आज तक इस केस को सोल्व नहीं किया जा सका। पर हाँ, हो सकता है कि ये केस सोल्व हो जाता अगर पुलिस उस छत पर लगे खून के हाथ को सीरियसली ले लेती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको क्या लगता है ये खून किसने किया होगा? कमेंट करके ज़रूर बताना। और यार 90% लोग वीडियो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। नुपुर ने